हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस 2020 पेपर 2। उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पहली पोर्शन जो है डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने जो है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन जो है वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को, जो कि JEE एडवांस पेपर 2 का है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, कि कौन से जो ये प्लॉट्स दिए गए हैं, कौन सा प्लॉट जो है इस जो रिएक्शन जो गिवन है उसके लिए कौन सा प्लॉट जो है वो सही है। तो जो यहाँ पे बोला गया है पी नोट इज़ द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ पी जो है रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसिडरेशन उसकी पी नोट दी गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है और NaBr बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो दैट इज़ OH न्यूक्लियोफाइल है और Br यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कुछ भी नहीं हुआ इस रिएक्शन में, सिंपल ये Br निकला और उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ गया? OH ग्रुप आ गया। आप सिंपली देख सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल निकला उसकी जगह दूसरी न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो हम लोगों को याद है कि हमने दिस इज कॉल्ड SN रिएक्शन। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड SN रिएक्शन। व्हाट इज SN? SN मीन्स S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो और ये जो एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है। SN1 रिएक्शन में जो है टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो जो है ईजिली जो है उनका SN1 रिएक्शन होता है। एक्चुअली में जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनका SN2 रिएक्शन होता है, और इसका जो है जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है इनका कौन सा रिएक्शन है? इसका जो रिएक्शन होगा वो SN1 रिएक्शन होगा। तो SN1 रिएक्शन में होता है क्या एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन में। तो पहले जो है ये जो टर्शरी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड दिया गया है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस पर अटैक कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका, जो दैट इज कॉल्ड स्लो स्टेप होता है। इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल है, जिसकी वजह से आसानी से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और Br माइनस जो है इससे अलग हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड स्लो स्टेप। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन जो है उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और टर्शरी जो है ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप जो दैट इज स्लो रिएक्शन है। उसके बाद जो होता है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये इस पर जो है जो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस हाइड्रोक्साइड अटैक करता है इसके ऊपर। टर्शरी ईजिली हो जाएगा ये, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, ये कैटाइन है और ये क्या एनाइन है। सो दैट इज द रीजन, दोनों रिएक्टिव है। सो दैट इज द रीजन दे वांट टू बिकम स्टेबल। सो दिस इज द स्टेप इज फास्ट स्टेप। एंड नाउ व्हाट विल हैपन? आप देख सकते हो फाइनली आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो ये फास्ट स्टेप है। तो दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर। व्हाई दिस इज यूनिमोलिकुलर? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इसके डिसोसिएशन पे। यदि ये टूट जाएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। तो रिएक्शन की जो एक रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में हो रहा है, एक उसमें एक स्लो स्टेप और एक उसमें क्या है फास्ट है। तो हमें केमिकल काइनेटिक के हिसाब से पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि वो कंप्लीट होगा तभी जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा ना। तो रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आया? K, और ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू CH3 का होल थ्राइज CBr। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है
यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, OH के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आपको पता है कि SN जब 2 रिएक्शन होता था तो उसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर टूटता था, डिपेंड करता था, ठीक है। एक स्टेज में एक मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट होती थी जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियसली होती थी, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता था, जो रिएक्शन था प्राइमरी अल्कोहल में जो रिएक्शन होता था वो कौन सा होता है, SN2, क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियसली होती थी, वो रिएक्शन कौन सा होता था, SN2 रिएक्शन होता था। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर जो है रिएक्शन जो है, एक ही कंपाउंड के ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, OH पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्यों, क्योंकि ये टूटेगा तभी जाके ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप जो है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के ऊपर है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए ये रिएक्शन जो होगा वो कौन सा होएगा, SN1 रिएक्शन होगा। कौन सा, SN1। बिकॉज व्हाट आर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन होता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी होता है, किसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन होती है, और रिएक्शन जो है एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, ये जो रिएक्शन है वो जो है SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन नाउ। हमें पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ जो है सही नहीं है। तो हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, ये रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा जो है केमिकल काइनेटिक्स का। उस 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि रेट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, के। चलो यहाँ पे जैसे कि रिएक्टेंट जो है P के बारे में बोला गया तो हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, हाँ, के और P हो जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट इसने P ले ली है तो P हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। सेकंड में यदि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ पे P रेज़ टू पावर क्या होना जाना था, 2 होना था। यदि रेट ऑफ रिएक्शन जो है थर्ड ऑर्डर होता तो यहाँ पे P की रेज़ टू पावर 3 हो जाना था, दैट्स इट। तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो दैट इज 0.693/K, ये होता है। दिस इज द रिलेशनशिप। हाफ लाइफ पीरियड जो होते हैं इट इज टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन जो है 100 है वो 50 रह जाती है, जिस टाइम में वो हाफ रह जाती है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। मतलब हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बीन रिएक्टेड, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड तो जिस मतलब वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जैसे हम लोगों को पता है रिलेशनशिप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है दैट इज 0.693/K। तो इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि इसमें जो है इसमें कोई भी ये जो 0.693/K यहाँ पे रिएक्टेंट वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जो हाफ लाइफ पीरियड होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये ग्राफ जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो है जो हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज क्या, आप देख रहे हो कि कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं, सीधे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सो दैट इज द रीजन कि हाफ लाइफ पीरियड जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। सो दैट इज द रीजन जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी, बिकॉज हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये पैरेलल लाइन आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बी। इसमें आप देख रहे हो कि जो हम लोगों ने अभी बात की जस्ट रेट इज इक्वल टू के और फर्स्ट ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर जो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट। या फिर हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, Kp, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इनिशियल रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा।
करेगा, डेफिनेटली करेगा। हमें याद भी है, हम लोगों ने फैक्टर्स वगैरह पढ़े हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ज़्यादा होती है तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन यदि रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड क्या है, फास्ट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन की स्पीड पे डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इनिशियल रेट, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए। पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, पैरेलल लाइन ये शो कर रही है कि इनिशियल रेट जो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो दैट इज द रीजन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियल रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सो दैट इज द रीजन जो बी ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट है। और अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करें तो अब जैसे कि सी में दिखाया गया है, क्यू मीन्स, क्यू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है ना, वो जो ब्रैकेट जो दिख रही है आप लोगों को, ये ब्रैकेट जो लगाई हुई है ब्रैकेट, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको, रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, मोलरिटी को। तो ऊपर दिया गया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आप देख सकते हो कि नीचे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ दिए गए हैं। नो डाउट कि जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो होती है। जैसे जैसे टाइम क्या करता है, बढ़ता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, क्यू की कंसंट्रेशन जो है, क्यू जो है दैट विल स्पेसिफाई द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जब टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा ये दिखाया है कि ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज इनफाइनाइटली। मतलब ये जो इंक्रीज है वो इनफाइनाइटली थोड़ी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट की जो इंक्रीज है वो कोई इनफाइनाइटली नहीं हो सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे ये मैं नीचे ड्रॉ किया मैंने ग्राफ को, कि जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो ये क्यू दैट विल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो तो अभी प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। क्यू की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड क्या, सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो इसमें ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ग्राफ जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है इनफाइनाइटली इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज ही करेगी। जब 100% कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है दैट विल कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा उस पॉइंट में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, जो ऊपर वाला सी वाला जो ग्राफ है, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इन्फिनिटली कभी इंक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है, इन्फिनिट इंक्रीज भी थोड़ी करती रहेगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, जो एक्चुअल ग्राफ ये है, इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन सी जो ऑप्शन होगी वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगी। और अब हम आ रहे हैं डी ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, p इज इक्वल टू पी नोट ई रेज टू पावर माइनस KT। तो जैसे ही हम लोगों को बताया गया यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब वही होता है कंसंट्रेशन, दिस विल स्पेसिफाई द कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे भेज दिया, पी नोट इस इनिशियल कंसंट्रेशन ई रेज टू पावर माइनस KT, लोग ले लिया मैंने, दोनों तरफ लोग ले लिया, लोग लगे लिए, यहाँ पे भी लोग, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी लोग ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये पावर जो है आगे जाती है, तो ये बन जाएगा दिस विल बी लोग पी, और क्या होएगा पी नोट, क्या आएगा माइनस KT, और लोग ई जो है दैट विल बी 1। तो क्या बना फाइनली, लोग पी ओवर क्या होएगा पी नोट इज इक्वल टू माइनस KT, यानी मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया था, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा मैंने यहाँ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि क्या हो रहा है कि जो लोग पी ओवर पी नोट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव, ये जो है KT जो है दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप। यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ये जो क्वांटिटी आई इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। और आप देख रहे हो कि ये जो स्लोप है जो है दैट इज कॉल्ड क्या, पॉजिटिव स्लोप है। सो दैट इज द रीजन ये पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है, वैसे नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन जो है नेगेटिव जो स्लोप होना चाहिए था, और यहाँ पे इसने पॉजिटिव स्लोप शो की हुआ है, तो ये भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें जो है करेक्ट प्लॉट को फाइंड आउट करना था। तो जो प्लॉट सही है वो ए वाला ऑप्शन जो है वो प्लॉट जो है सही है। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K,
के मीन्स रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट और से हमने बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का जो और है वो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग जो है सही है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्रेसिपिटेट्स व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि भाई जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है Al2O3 इंटू XH2, तो ये प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाता है जब सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बिल्कुल ऑप्शन जो है ये सही है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो एल्यूमिना को, प्योर एल्यूमिना को सेपरेट आउट का जो करने का जो प्रोसेस है बॉक्साइट और से, उस प्रोसेस का नाम है बियर्स प्रोसेस। बियर्स प्रोसेस में हम लोग प्योर एल्यूमिना को सेपरेट करते हैं बॉक्साइट और से। बॉक्साइट और जो है उसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। और जब हम लोग इस ओर को ट्रीट कराते हैं 45% NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं और टेम्परेचर 45% सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 473 से 523 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 35 to 36 बार जो है प्रेशर होता है। तो एल्यूमिना डिसोल्व हो जाता है एज सोडियम मेटल एल्यूमिनेट की फॉर्म में ये डिसोल्व हो जाता है, और जो सिलिका वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ है वो पीछे रह जाती है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं। और वो प्रोसेस एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिना जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व हो जाता है और इम्प्योरिटीज डिसोल्व नहीं होती है। तो व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग जो है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच जो प्रीसियस मेटल जो है गोल्ड वगैरह, जो सिल्वर वगैरह जो है वो सूटेबल केमिकल रिएजेंट में वो डिसोल्व हो जाती है पर इम्प्योरिटीज डिसोल्व नहीं होती है। तो ये एक जो है एक्चुअली में एक जो है दैट इज कॉल्ड, यू कैन टू से दैट लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने एल्यूमिना जो बॉक्साइट और लिया उसमें हमने 45% जो है दैट इज कॉल्ड NaOH ऐड किया, कंसनट्रेटेड NaOH जो है 45% जो है NaOH डाला, और टेम्परेचर मेंटेन किया 473 से 523 केल्विन, और प्रेशर कितना किया 35 से 36 बार जो प्रेशर जो है मेंटेन किया हमने। तो ये जो एल्यूमिना दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व हो जाएगी, और जब ये डिसोल्व होगी तो उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें जो है एल्यूमिना जो है दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड लीचिंग। तो इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज वगैरह दैट विल बी जो है वो जो इम्प्योरिटीज जो है लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है उसमें कौन सी गैस पास की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है, तो हम लोगों को हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिल जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्रेसिपिटेटेड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बबल्ड किया जाता है, पास किया जाता है सोडियम एल्यूमिनेट में, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है फर्स्ट जो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ Na3AlF6, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। एडिशन ऑफ, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग ये क्रायोलाइट या फिर फ्लोरस्पार CaF2 होते हैं, क्रायोलाइट या फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट होता है Na3AlF6, यही जो है Na3AlF6। जब हम लोग इसमें जो मोल्टन क्रायोलाइट को डालते हैं, तो ये क्या करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट को ये लोअर करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्योरीफाइड जो एल्यूमिना होता है, प्योरीफाइड जो एल्यूमिना जो प्योर किया था, प्योरीफाइड जो एल्यूमिना है इसमें क्रायोलाइट डालते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करते हैं, 1173 केल्विन तक पहुंचा देता है इसका।
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि क्रायोलाइट को जब हम लोग प्योर एल्यूमिना में डालते हैं, कारण यही है डालने का कि वो मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो काफ़ी पढ़ते हैं हम लोग, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का यही रोल है कि मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट सी ऑप्शन में बोला गया है कि CO2 इज इवॉल्व्ड एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस बताया गया है, तो एक जो है होल हर होल्ड प्रोसेस होता है जिसमें एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और 99.95% जो है एल्युमिनियम जो है इसमें ऑब्टेन्ड होता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो अंदर लाइनिंग है वो किसकी है, दैट इज़ कोल्ड लाइनिंग जो है कार्बन की लाइनिंग है। अंदर जो दिस इज़ इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आयरन से बना हुआ है एंड जो लाइनिंग है दिस इज़ लाइनिंग जो है वो कार्बन की लाइनिंग है। और ये जो आप रोड्स देख रहे हैं वो कार्बन की रोड्स हैं एंड दे आर एक्ट एज एनोड। और ये जो आयरन टैंक के अंदर जो कार्बन लाइनिंग है इट विल एक्ट एज कैथोड। और इस टैंक के अंदर फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है और जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है वो लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक के साथ कवर्ड किया है, पाउडर्ड कोक के साथ इसको कवर्ड किया हुआ है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, और या इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट होने के लिए इसको कवर किया गया है पाउडर्ड कोक के साथ, जो है लेयर के साथ इसको कवर किया गया है। तो आपको बता दिए कि ये जो ग्रेफाइट की रोड है दैट इज कॉल्ड कार्बन रोड, जो वो एनोड एक्ट कर रही है और कार्बन जो आयरन का जो टैंक है कार्बन जो लाइनिंग है दैट विल एक्ट एज कैथोड एक्ट कर रही है और यहाँ पे फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। तो क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम आयन जो है कैथोड पे जा करके एल्यूमिनियम में मोल्टन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये मोल्टन एल्यूमिनियम को यहाँ से हम लोग जो है नीचे वाली लेयर में आएगा उसको हम लोग जो है टैप आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है जो एनोड है जो ये रोड है जो एनोड की जो कार्बन की रोड्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस जो एनोड पे लिबरेट हो रही है उससे कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और फाइनली आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो एनोड में हो रही है। तो इस प्रोसेस से हमें दिस इज़ द प्रोसेस फॉर जो है जिसमें हम लोगों को प्योर एल्यूमिनियम मिलता है और वो 99.95% प्योर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो CO2 गैस जो है दैट विल बी एनोड पे इवॉल्व हो रही है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों को, CO2 इज इवॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलिसिस की ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी इवॉल्व एट एनोड पे कौन सी गैस जो है इवॉल्व हो रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व हो रही है। और एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और मोल्टन एल्यूमिनियम जो है नीचे लेयर में आ रहा है जिसको टैप आउट कर रहे हैं, जिसको हम लोग टैप आउट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अभी मैं मेंशन कर चुका हूँ, द कैथोड इज अ स्टील वेसल विद अ लाइनिंग ऑफ कार्बन। अभी मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन और जो लाइनिंग है वो किसकी लाइनिंग है, कार्बन की लाइनिंग है एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। तो वही बोला गया है यहाँ पे, द कैथोड इज अ स्टील वेसल विद अ लाइनिंग ऑफ कार्बन कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन और लाइनिंग किसकी है, कार्बन की एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। तो यही डी जो ऑप्शन है दैट इज द कैथोड इज अ स्टील वेसल विद द लाइनिंग ऑफ कार्बन। आप देख सकते हैं तो सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हैं। आप देख सकते हैं ए भी कि CO2 गैस जो है वो पास करते हैं। तो सोडियम जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है उससे हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाता है, PPT की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और Na3AlF6 जो है मेल्टिंग पॉइंट को तो लोअर करता ही करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और CO2 और ये जो दोनों पॉइंट है C और D, ये दोनों जो है वो हर होल्ड प्रोसेस से लिए गए हैं कि CO2 गैस जो है दैट विल बी बताया आप लोगों को, CO2 गैस जो है एनोड से इवॉल्व होती है और जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है वो स्टील से बना होता है और आयरन की लाइनिंग होती है और वो एक्ट जो है
जो 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 इनिंग जो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक है वो आयरन से बना है, अंदर जो लाइनिंग है वो कार्बन की है और वो एक्ट करती है, कैथोड एक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, SnCl2 इंटू 2H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कि ये SnCl2 इंटू 2H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, टिन, तो इसमें जो है कार्बन की फैमिली में क्या है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होते हैं। तो इसमें जैसे कि पहली ऑप्शन में है कि SnCl2 इंटू 2H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन की फैमिली में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। तो जो कार्बन, सिलिकॉन जो है वो मोस्टली जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जर्मेनियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कुछ कंपाउंड्स में जो है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। टिन जो है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी करता है और +4 भी करता है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी और +4 भी करता है शो, दोनों। और जो लेड है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है वो दोनों करता है वैसे +2 और +4, पर उसकी जो स्टेबिलिटी होती है +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +4। तो जैसे हम लोग बात करें पीबी जो है PbCl2 और PbCl4, विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो PbCl2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि SN2 वो तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4 शो करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइडली यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2। एक्चुअली मैं जैसे कि रिएक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें आप देख सकते हैं कि FeCl3 प्लस आ गया SnCl2। तो FeCl3 जो है दैट विल बी FeCl2 में हो जाएगा और ये बन जाएगा SnCl4 और बैलेंस कर लिए। तो अब देख रहे हैं कि जो स्टेन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +4। यहाँ पे +2 आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, +4 आ रही है। आयरन की यहाँ पे +3 आ रही है और यहाँ पे +2 आ रही है। तो आप देख रहे हो कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयरन के केस में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका SnCl2 जो है इसका रिडक्शन करा रहा है। तो SnCl2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा क्योंकि इसका रिडक्शन करा रहा है, इसके लिए ये एजेंट है। तो आप देख सकते हो कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है SnCl2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाती है। तो SnCl2 जो है वाइडली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगी कि SnCl2 × 2H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बिल्कुल वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप बी ऑप्शन देख रहे हैं, तो टिन जो है 2 ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, एक SnO होता है और दूसरा SnO2 की फॉर्म में होता है। SnO में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और SnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन के बारे में बोला गया है कि SnO2 रिएक्ट विद QH2 फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। टिन जो है QH के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है कि एक्चुअली जो टिन होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, वो जो है ज़्यादातर बेसिक कैरेक्टर जो है शो करते हैं, और मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो SnO2 में ऑक्सीडेशन SnO है, SnO, तो टिन ऑक्साइड में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसलिए बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे SnO2 है, तो ये जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि SnO2 जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाटर की प्रेजेंस में, ये जो है जो KOH जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो टिन ऑक्साइड जो है जो SnO2 जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है बी जो है एक करेक्ट ऑप्शन होगी। तो आपने देखा कि टिन डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक करेक्टर है। नेक्स्ट ऑप्शन बोली ये है कि सोल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेन Pb2+ एंड क्लोराइड आयन। तो जो HCl सोल्यूशन है उसमें Pb2+ और क्लोराइड आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये जो है जो Pb2+ और जो Cl- आयन है HCl की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है PbCl4
H2 की वजह से इसकी जो ऊपर चार्ज आ जाएगा वो 2- आ जाएगा, टेट्राक्लोराइडो प्लम्बेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि HCl की प्रेजेंस में Pb2+ और Cl- आयन जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में रहेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में जुड़े होंगे। तो सी ऑप्शन जो दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है कि द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव PbO2 इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक्चुअली में ये जो Pb3O4 है ना, ये मिक्सचर होता है दो ऑक्साइड्स का, PbO और PbO2 का मिक्सचर होता है। तो जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट होता है तो PbO2 और लेड नाइट्रेट ये आ गया ना, PbNO3 का होल ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी और वाटर निकल गया। तो आप देख रहे हो कि PbO2 तो पहले भी था कोई, मतलब, और चलो यही वाला यहाँ पे है ना। तो आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ये Pb3O4 जो है PbO और PbO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे PbO की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट PbO2 में इसमें +4 है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे +4 है और यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन +2 है। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव PbO2 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो हो ही नहीं सकता रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यही इसके आंसर होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। लिक्विड A, दो लिक्विड हैं A और B जो है वो आइडियल सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ A एंड B। मतलब ऑल कंपोजिशन, हर कंपोजिशन पे ये आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं एट पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। टू सच सोल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ A हैव द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B इन बार। यदि पहली तो बात है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं ना, तो यदि आपके फंडामेंटल क्लियर है 80% तक तो प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ने भी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है जब मोल फ्रैक्शन जो है 0.25 है तो टोटल वेपर प्रेशर कितना है 0.3, और जब मोल फ्रैक्शन A का 0.5 है तो उसका टोटल वेपर प्रेशर जो है 0.4 बार होगा। तो हम लोगों को एक इक्वेशन याद आ रही है दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जिसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होते हैं। कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वलेंट होते हैं। ये +1 में है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें पता है कि जो रोल्स लॉ होता है दैट इज P = P0 A XA, PB = P0 B XB। तो वही हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा PA की जगह आ जाएगा P0 A XA और PB की जगह आ जाएगा P0 B XB, P0 B XB। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि A कंपोनेंट के बारे में बता रखे हैं हम लोगों को, कि B के बारे में नहीं यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि जो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन A का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25। A का मोल फ्रैक्शन जो है ये P0 आ गया। A का जो मोल फ्रैक्शन है 0.25 है। तो यदि A का जो प्रेशर है वो 0.25 है, सॉरी मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना है 0.25 है, तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा 0.3 होगा। इसका टोटल वेपर प्रेशर 0.3। और यहाँ पे आ गया P0 B, और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो 1 में से जब 0.25 जो सब्ट्रैक्ट होगा, 1 से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.75, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। ये और ये सम होगा, मोल फ्रैक्शन दोनों का सम होगा तो 1 के इक्वल आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। यदि ये मुझे ये पता है एक कंपोनेंट का पता है, मैं दूसरे का निकाल सकता हूँ। तो 1 - 0.25 दैट इज 0.75। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्रेशर है वो किसके इक्वल आया, जो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इट्स मोल फ्रैक्शन, ए कंपोनेंट ए लिया है उसको, है ना, और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है दिस विल बी इक्वल।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक ही प्रेशर दिया गया है। पहले कितना था मोल फ्रैक्शन, सॉरी पहले मोल फ्रैक्शन कितना था 0.25 था। अब ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 0.5 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे पी नोट बी इंटू, जब 0.5 होगा मोल फ्रैक्शन ए का, तो बी का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 0.5, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो 1 में से 0.5 को माइनस किया तो 0.5 आएगा, ये मोल फ्रैक्शन आ गया बी का। और यहाँ पे बोला हुआ क्वेश्चन में कि ए का जब मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0.4 के इक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे। इसको इक्वेशन को हमने दे दिया 1, और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इजी फॉर्म में कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम 0.8 पी नोट ए, क्योंकि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस पी नोट बी। जब ये मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन को मैंने दे दिया 2। अब क्या करें इसको, मतलब क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने के लिए बोला गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर लिक्विड बोला गया है। पी नोट जो है दैट विल स्टैंड फॉर द प्योर फॉर्म, प्योर कंपोनेंट। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी निकालना है, मतलब पी नोट बी निकालना है, इन बार प्रेशर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस हिसाब से एडजस्ट करो कि हमें पी नोट की बी की वैल्यू मिल जाए। तो हम पहली वाली इक्वेशन को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम 1.2 इजिकल टू, यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बन जाएगा ये पी नोट ए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 पी नोट बी। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1.2, ये बना 1, और ये बन गया 3। तो ये वाली तो मैंने एज इट इज ही लिख दी 0.8, और इजिकल टू सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ पी नोट ए प्लस पी नोट बी। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 0.4, माइनस कर रहे हैं इसको स्प्रेड, ये तो आ जाता है सभी को, यहाँ से दिस विल बी कैंसिल आउट, और ये बन गया 2 पी बी नोट, पी नोट बी, पी नोट बी। तो पी नोट बी की वैल्यू जो है दिस विल बी किसके इक्वल आएगी, पी नोट बी की वैल्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू 0.2 के इक्वल आएगी। यदि हम लोग ए को निकालना चाहते हैं, प्योर कंपोनेंट ए का हम लोग वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो दिस विल भी यहाँ पे इस टाइम आ जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 0.8 इजिकल टू पी नोट ए प्लस यहाँ पे 0.2, और पी नोट ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.6। तो आप देख सकते हैं कि हमें यही पूछा गया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर लिक्विड जो होगा दैट इज़ क्या होगा 0.2 होगा। तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो थे मैंने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करवाए, थोड़े से बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएंगे। आप ज़रूर इन वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो, तो वो बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।